हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हिना और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ओके, रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं और आज उसके कुछ बेसिक लॉज के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंडामेंटल लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जिसे आप डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कह सकते हैं। इसे सबसे पहले 1930 में सोडियो एंड फेजेंस ने डिस्कवर किया था। एंड ये इस तरह से है कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी हम रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं, जितने भी आज तक पॉसिबल हैं, तो इधर अल्फ़ा और बीटा, सिर्फ एक ही काइंड का एटम निकल सकता है, एक ही काइंड का पार्टिकल निकल सकता है एटम से। दैट मीन्स अगर आपका कोई भी पेरेंट न्यूक्लियाई अल्फ़ा एमीटर है, ओके, तो वो कभी भी बीटा एमिशन नहीं करेगा और एंड वाइस वर्सा। हाँ, अल्फ़ा और बीटा के बाद गामा रेज ज़रूर निकलती हैं, बट अल्फ़ा और बीटा जो दोनों हैं वो सिर्फ अलग अलग न्यूक्लियाई से ही निकल सकते हैं। कभी भी कोई भी सेम एटम दोनों न्यूक्लियाई एमिट नहीं करेगा। ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज़, अगर इसको हम डिस्प्लेसमेंट लॉ क्यों कहते हैं, जब भी अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो एक नए काइंड का एटम बनता है जिसका मास 4 यूनिट से लेस होता है देन दैट ऑफ पेरेंट वन, और एटॉमिक नंबर इज लेस देन बाय 2 यूनिट देन दैट बाय पेरेंट वन. So that's why it shows a displacement in the periodic table. Two groups lower. You can see here. Now see this. This is an element with atomic number Z and mass number A. When an alpha particle is emitted, it is converted to another nuclei with mass number less than 4 unit and atomic number less than 2 unit. Okay, so parent nucleus is converted to daughter nucleus and an alpha particle. So this is a completely new nucleus, and the parent nucleus has shifted lower by 2 groups in the periodic table. So there is a shifting, or you can say displacement. That's why this is called displacement law. Another kind of emission is your beta emission. So when a radioactive atom emits a beta particle, जब वो एक बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है इट इज़ इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट सी, एंड एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड, एन इलेक्ट्रॉन यू कैन से बीटा पार्टिकल. सो जब भी बीटा एमिशन होता है तो जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज़ कर जाता है. सो हम ये कह सकते हैं कि ये प्लेस शिफ्ट हो गया है हायर नंबर की तरफ इन द पीरियोडिक टेबल. सो देयरफॉर ये जो बीटा एमिशन है दैट्स आल्सो कॉजेज अ शिफ्टिंग, डिस्प्लेसमेंट हो रही है. सो दैट्स व्हाई दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट लॉ. सो डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि एक तो अल्फ़ा और बीटा दोनों कभी भी साथ नहीं निकल सकते, और जब भी ये निकलेंगे तो आपका जो पेरेंट एटम है वो पीरियोडिक टेबल में शिफ्टिंग अपनी पोजीशन शिफ्ट करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी पोजीशन में, इसीलिए इसे डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं. ओके, so next thing is Rutherford and Sody's theory of radioactive disintegration, or you can say the law of radioactive decay. जब भी न्यूक्लियस एमिट करता है कोई पार्टिकल अल्फा बीटा, बीटा भी फर्दर 3 काइंड्स के होते हैं. वन इज़ बीटा नेगेटिव, अदर इज़ बीटा पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर जिसको आप के कैप्चर भी कहते हैं. तो ये सारी प्रोसेस को हम कलेक्टिवली रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं. सो अगर इस डीके को फर्दर 1902 में रदरफोर्ड और सोडी ने फॉर्मुलेट किया था, एक फॉर्मुलेशन डेवलप की थी इस स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन को स्टडी करने के लिए. सो वो फॉर्मुलेशन क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट करेगा वो कॉन्टिन्यूस एमिशन होगा अल्फा बीटा गामा रेज का, और जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई होंगे दैट आर एंटायरली न्यू, उनका पेरेंट न्यूक्लियाई से कोई भी लेना देना नहीं होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी रेडियो एक्टिव property, they are entirely different. Okay, and the next thing is कि this reaction is spontaneous. इसको आप accelerate या de-accelerate नहीं कर सकते by any means, इधर by applying temperature और pressure आप इसका rate change नहीं कर सकते. ओके, और जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दैट मीन्स कि कितने नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल की बात करो, या कितने नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, चाहे बीटा निकले या कुछ भी हो. सो नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड योर rate of disintegration. So number of atoms disintegrating per second is called at any instant is called rate of disintegration.
Okay, and it is completely at any instant of time, it is completely dependent on the number of undecayed atom presents. This is the obvious reason. कितने ये रेट कि कितने नंबर ऑफ एटम्स डिके करेंगे पर सेकेंड, इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा ना कि कितने एटम्स अनडिकेड प्रेजेंट है. सो हम कंसिडर करते हैं कि दैट देयर आर एन अनडिकेड एटम्स ऑफ एनी सब्सटेंस एट एनी टाइम टी, and dn is the small number of atoms that disintegrate in a given time dt. So इस hypothesis के according dn by dt is directly proportional to n is the number of atoms which is undecayed. So next line में dn by dt is equals to minus lambda n. Here lambda is your constant of proportionality, जिसको आप radioactive constant या फिर disintegration constant भी कहते हैं. It is further defined as the amount of substance which is disintegrated in unit time to the amount of substance present. यहाँ इसे देख लो, लैम्डा इज इक्वल्स टू डी एन बाई डी टी ओवर एन होगा. सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेटेड पर यूनिट टाइम टू द टोटल अमाउंट सब्सटेंस प्रेजेंट. फर्दर ये जो नेगेटिव साइन है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद आया, दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ एटम्स अनडिकेड एटम्स पेरेंट एटम्स आर डिक्रीजिंग. ओके, सो इसको हम फर्दर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में ले सकते हैं. बेसिकली कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, डी एन बाई एन इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा डी के. नाउ सी नेक्स्ट थिंग, एट इंस्टेंट ऑफ द टाइम t is equals to 0 we are considering total number, initial number of atoms are n0, and at any time t number of atoms will be capital N. so अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज इनिशियल लिमिट, you can see here, see this integration between limits. Initial limit, initially there are n not an amount of sample present, then n, here 0, initial time was 0, and after time t and number of atoms are present undecayed. So basically we are integrating in as lambda is a constant of proportionality, so we are keeping outside the integration. When you integrate this, you will get log of n with limits and this, and upon solving this simple integration you will ultimately get log of n over n naught is equals to minus lambda t, this thing. And if you take exponential on both sides, then you will have n over n naught is equals to e raised to power minus lambda t, and further n is equals to n naught into e raised to power minus lambda t. This is called law of radioactive decay. This is the most important one. Whatever we derive further according to radioactivity will depend on solely this law. Okay students, and when you when you plot it on the graph on a x-axis, you will have time which is increasing towards x-axis, and on y-axis you have number of atoms present. As the number of atoms are decreasing, so initially there are n naught number of atoms at time is equals to 0, and it is exponentially decreasing according to this line is equals to n naught into e raised to power lambda t. Obviously you can see that when t is equals to infinity, only then this n will equals to 0. That means it meets the graph at infinity. Okay, and if you take this law to the mass of the sample, then mass of the sample also follow this law, m is equals to m naught into e raised to power minus lambda t. As mass of radioactive sample is simply equals to number multiplied by the atomic mass, and atomic mass is fixed for a given sample. Next, Rutherford and Soddy further quantify the rate of decay with the rate of recovery for thorium activity. See this, thorium X is converted into the thorium X is converting into thorium. Okay, so this parent nuclei is showing a decrease and this is showing an increase, and we have already done a formula for a exponential decrease, and that is n t is equals to n naught into e raised to power minus lambda t, and this graph is called your decay curve. And हमें पता है कि अगर हमारा थोरियम एक्स डिके कर रहा है, दैट इज़ पेरेंट न्यूक्लियस डिके कर रहा है, तो साथ ही साथ आपका एक डोटर न्यूक्लियस बन रहा है जो रिकवरी शो कर रहा है, और रिकवरी शो कर रहा है. सो रिकवरी कर्व इज गिवन बाय एन टी इज इक्वल्स टू एन नोट इंटू ई रेज टू पावर 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी. अगेन अगर ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है तो वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ही शो करेगा. And at instant of the time when t is equals to 0, you can see here e raised to power 0 is 1,
So nt is equals to 0, it starts from 0. Okay, and one more thing, and this curve is called electric recovery curve. And one more thing you can see here, it is showing that it is decreasing to 0, but in actual practice it is not decreasing to 0. This curve meets at infinity. So whenever you draw the graph, you should not meet this at 0. Actually, after this much amount of time, the sample reduces to even 0.01% of the value. That's why they have shown 0. This is another curve for activity of uranium X and uranium, and on comparing these two, you can see here it is approximately approaching to 0 at 24 days, and it is approaches in 120 days. So there is basic difference. That means recovery rate or decay rate is solely depends on which element you have taken and initial number of atoms present. Okay, next is your radioactive disintegration constant. Disintegration constant lambda. Now let's talk about his proper definition. What is your disintegration constant? Now this equation, n is equals to n naught into e raised to power 1 minus lambda t, is your basic disintegration law. And in this equation, if we substitute t is equals to 1 over lambda, then we have n is equals to n naught into e raised to power minus 1 over lambda t को simply reciprocal of lambda को reciprocal of time substitute करेंगे, we will get n is equals to n naught into e raised to power minus 1, this thing, and n will equals to 1 over e n naught. So radioactive constant is basically reciprocal of the time during which number of atom of radioactive substance falls to 1 by e of its value. सो डीके कांस्टेंट उसके इक्वल, डीके कांस्टेंट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम के इक्वल है, उतने टाइम के इक्वल है जितने टाइम में नंबर ऑफ अनडिकेड, this is n number of undecayed atoms at any instant of time falls 1 by e of its original value. अब यहाँ से आप देखिए, अगर आपको इसकी यूनिट्स निकालने हैं, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, एंड टाइम के यूनिट आपके पास क्या होते हैं, सेकेंड, मिनट, आवर, डे, ईयर. सो इसके डीके कांस्टेंट के आपके यूनिट क्या होंगे, सिंपली सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स, डे इनवर्स और ईयर इनवर्स. ओके स्टूडेंट्स, सो आज हमने डिस्प्लेसमेंट लॉ किया है, बेसिक डिसइंटीग्रेशन लॉ किया, दैट इज एन इज इक्वल्स टू एन नोट इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, और हमने ये कर्व स्टडी किया, एंड फर्दर व्हाट इज़ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. तो ये चीज़ें की है. अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पोस्ट इट. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे.